हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मानव में निषेचन, जो आपके 32 नंबर चैप्टर है 12th क्लास का। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। पिछली क्लासों के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले हमने मानव में जनन तंत्र को देखा था कि किस प्रकार नर के अंदर जनन अंग होते हैं, किस प्रकार मादा में होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मानव में युग्मक जनन यानी अंडाणु और शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, वो सब हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो युग्मक का निर्माण हो गया, फिर वो युग्मक आगे जो मिलते हैं ना, उसी को क्या बोलता है, निषेचन। तो ये प्रक्रिया मानव के शरीर में किस अंग में होती है, किस प्रकार होती है, तो वो सब हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन, मानव में निषेचन। मैंने आपको जब मानव में युग्मक जनन पढ़ाया था, आपको याद हो तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो वो अंडवाहिनी में जाता है, वहां पर आकर शुक्राणु मिलता है, तो दोनों के मिलने से जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोला जाता है, निषेचन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, किस स्थान पर मिलते हैं, उनका परिवर्धन आगे कैसे होता है, और अलग अलग जीवों के अंदर किस प्रकार का निषेचन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन की परिभाषा। निषेचन किसे बोलेंगे, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फिर देखते हैं जीवों में अलग अलग प्रकार का निषेचन होता है। मुख्यतः निषेचन है वो दो प्रकार का होता है, लेकिन तीन प्रकार हम पढ़ेंगे। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन, और एक होता है आपके कृत्रिम निषेचन। देखिए, जो बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के ही शरीर से बाहर मिलते हो, जल के अंदर मिलते हो, यानी नर ने अपना युग्मक पानी में छोड़ दिया, मादा ने अपना युग्मक पानी में छोड़ दिया, और दोनों वो आपस में पानी में जल में मिलेंगे और वहीं पर युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे निषेचन को बोला जाता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है, दूसरे प्रकार का होता है आंतरिक निषेचन, जो जैसे मनुष्य में पाया जाता है कि नर के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु को मादा के शरीर में छोड़ दिया जाता है, और मादा के शरीर में जब दोनों युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन होता है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक निषेचन। तीसरे प्रकार का होता है कृत्रिम वीर्य सेचन। इसमें क्या होता है कि अगर प्राकृतिक रूप से मादा और नर के युग्मक है वो मादा के शरीर में ना मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि नर के शरीर से नर युग्मकों को प्राप्त करके उन्हें कृत्रिम विधियों के द्वारा मादा के शरीर में ट्रांसफर करना ही क्या कहलाता है, कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाता है। तो अभी हम पढ़ेंगे निषेचन के प्रकार। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि यदि निषेचन की प्रक्रिया शरीर जीवों के नर और मादा के शरीर से बाहर हो, यानी जल में संपन्न हो, तो उसे बाह्य निषेचन बोला जाता है। यदि निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर में संपन्न हो तो उसे आंतरिक निषेचन बोला जाता है। और यदि निषेचन की प्रक्रिया कृत्रिम माध्यमों से करवाई जाए, यानी नर युग्मक को मादा के शरीर में
कृत्रिम विधियों के द्वारा स्थानांतरित किया जाए और निषेचन की प्रक्रिया हो तो इसे क्या बोला जाता है? कृत्रिम वीर्य सेचन। ठीक है, तो ये तीनों आप बना लीजिए, हम इनको विस्तार से देखते हैं। तो अब हम इन तीनों की परिभाषा देखते हैं। आंतरिक निषेचन, देखिए जब निषेचन की प्रक्रिया यानी जब निषेचन की प्रक्रिया मादा मानव के शरीर में या मादा के शरीर में संपन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। और इसका उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य के अंदर कैसा निषेचन होता है? आंतरिक। वैसे और भी काफी जीव है, लेकिन अभी हम मनुष्य के बारे में देख रहे हैं। फिर है बाह्य निषेचन। यदि निषेचन की प्रक्रिया नर और मादा दोनों के ही शरीर से बाहर अर्थात जल में संपन्न हो तो उसे क्या बोला जाता है? बाह्य निषेचन। और ऐसा किसके अंदर होता है? ज्यादातर जलीय जीवों में। उदाहरण है जलीय जीव, जैसे मेंढक प्रजाति, मछली प्रजाति, इनके अंदर कैसा होता है? बाह्य निषेचन होता है, शरीर से बाहर यानी जल में। ठीक है, फिर तीसरा आता है कृत्रिम वीर्य सेचन। नर युग्मक को संग्रहित और संचयित करके संग्रहित और परिरक्षित करके कृत्रिम विधियों द्वारा मादा के शरीर में स्थानांतरित करना। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम वीर्य सेचन। और ज्यादातर यह प्रक्रिया पशुओं के नस्ल सुधार में की जाती है। उदाहरण है पशुओं में नस्ल सुधार में प्रयुक्त ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों प्रकार निषेचन के।
तो ये हमने निषेचन के प्रकार देखे। अब हम देखते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो निषेचन के पद, देखिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलने में जो निषेचन होता है वो तीन पदों में संपन्न होता है। जो पहला पद है वो है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। दूसरा पद है शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। और तीसरा है वल्कुटी अभिक्रिया। देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों चरणों के अंदर निषेचन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले शुक्राणु को मादा की योनि में ट्रांसफर किया जाता है और फिर ये गति करते हैं और गति करके अंडाणु तक पहुंचते हैं। फिर आपने देखा था कि मैंने आपको बताया अंडाणु के ऊपर दो प्रकार की परतें झिल्ली पाई जाती है, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो उनको घोलने के लिए शुक्राणुओं के द्वारा कुछ प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, प्रोटीन को स्रावित किया जाता है, जिसके कारण वो झिल्लियां हट जाती है और शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के अंदर आपस में अंतर क्रिया होती है, विदलन की प्रक्रिया होती है और निषेचन है वो कंप्लीट होता है। तो निषेचन के ये तीन पद हैं, इन तीनों को हम अभी विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला हम पॉइंट पढ़ते हैं, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। देखिए स्टूडेंट्स, किस प्रकार ये गति करते हैं, कौन से भाग में गति करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मादा जनन तंत्र में
देखिए सबसे पहले है अंडाणु का शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। तो ये प्रोसेस किस प्रकार संपन्न होता है, तो जो नर के द्वारा जो शुक्राणु है वो मादा की योनि में ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ से ये आगे गति करते हुए गर्भाशय से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, अंडवाहिनी के अंदर जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमने अभी इधर ही माना क्योंकि इस अंडा से अगर अंडा स्रावित हुआ है तो अंडा यहाँ पर ही स्थित है, तो शुक्राणु गति करते हुए इस अंडे की तरफ जाएंगे और गति करते हुए यहाँ वाले भाग तक पहुंचेगी। ये भाग है अंडवाहिनी का, और अंडवाहिनी का ये भाग इस्थमस या एम्पुला कहलाता है। इस भाग के अंदर क्या होगा, निषेचन होगा। निषेचन किसको बोलते हैं, अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ही निषेचन है, और निषेचन की प्रक्रिया इस भाग में संपन्न होगी, इसको एम्पुला बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो शुक्राणु ट्रांसफर किए गए इनकी संख्या 200 से 300 मिलियन होती है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है, पहला कारण है योनि की अम्लीयता के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कुछ ही बचते हैं, बाकी कुछ आगे यहाँ पर जाकर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर मैंने आपको बताया था जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं का एक बार में निर्माण होता है, लेकिन उनमें से 60% होते हैं वो सामान्य ऊर्जा वाले होते हैं, जबकि 40% होते हैं वो ज्यादा ऊर्जा वाले होते हैं। ऊर्जा क्यों चाहिए, यहाँ पर ये भाग रहे हैं, इनको गति करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और अगर ऊर्जा जिनकी कम है वो यहीं पे रुक जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अंडवाहिनी के एम्पुला वाले भाग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 60% तो यहीं पे रुक गए, इनमें 40% में से कुछ यहाँ पर नष्ट हो गए, तो लगभग 200 के आसपास यहाँ पर पहुंचते हैं। इन 200 में से सिर्फ एक शुक्राणु ही है जो अंडाणु को भेद कर अंदर जा पाता है, बाकी सभी नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रोसेस होता है शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। इस डायग्राम को नोट कीजिए, फिर इसमें जो पॉइंट है वो मैं नोट करवाती हूँ। तो नेक्स्ट इसके पॉइंट नोट करते हैं हम। नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा की गर्भाशयी नाल में स्थानांतरित करना वीर्य सेचन कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बीच बीच में परिभाषाएं आ रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। पूछा जा सकता है वीर्य सेचन किसको बोला जाता है, यानी नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की गर्भाशयी नाल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। फिर नेक्स्ट, वीर्य सेचन द्वारा $300 से $400 मिलियन शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। परंतु इनमें से 100 से 200 ही आगे अंडाणु तक पहुंच पाते हैं। शेष
योनि की अम्लीयता के कारण शेष योनि की अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं। तो निर्माण कितने का होता है? 200 से 300 मिलियन, लेकिन आगे स्थानांतरित कितना होगा? इनमें से स्थानांतरित 100 से 200 के आसपास ही पहुंच पाते हैं अंडाणु के पास, क्योंकि शेष योनि की अम्लीयता के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कुछ शुक्राणु कम ऊर्जा के कारण गति नहीं कर पाते तथा आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स को यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो अभी हमने देखा कि ये जो स्पर्म शुक्राणु यहाँ से गति कर रहे हैं, मुख्य क्षमता तो इनमें स्वयं में होती है, इनमें ऊर्जा होती है जिसके कारण ये गति कर पाते हैं, लेकिन कुछ इनको गति करवाने के लिए गर्भाशय है वो इस प्रकार संकुचित होता है जिससे इनको गति में सहायता मिलती है। और उसके अलावा फैलोपियन ट्यूब है वो भी क्रमाकुंचन गति करती है जिसके कारण शुक्राणु आसानी से आगे गति कर पाते हैं। तो ध्यान रखना कि शुक्राणु को गति करवाने में सहायक कौन कौन सी संरचनाएं हैं? गर्भाशय की संकुचन गति और अंडवाहिनी की क्रमाकुंचन गति के द्वारा भी शुक्राणु को गति करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मनुष्य के अंदर आपने किसी दूसरे जीव के शुक्राणु को ट्रांसफर कर दिया तो क्या ये अंडाणु को निषेचित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जाति के शुक्राणु उसी जाति के अंडाणु से मिल सकते हैं, अलग जाति से नहीं मिल सकते, क्योंकि इनके अंदर ताला चाबी जैसा सिद्धांत होता है। जिस प्रकार अलग प्रकार की चाबी से ताला नहीं खुल सकता, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर होता है कि अगर आपने अलग जाति के शुक्राणु को ट्रांसफर कर दिया तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस प्रकार के रसायन होते हैं आपस में जो जुड़ने का काम करते हैं। जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है ये कुछ ऐसे प्रोटीन का स्राव करता है जिससे अंडाणु क्या करेगा, इसके ऊपर की झिल्लियां हट जाएगी, जोना पेलुसिडा और जोना कोरोना रेडिएटा। अगर अलग प्रकार की जाति का शुक्राणु आएगा तो वो इन झिल्लियों को पहली बात भेद नहीं पाएगा। दूसरा, जैसे ही झिल्लियां हट जाएगी तो अंडाणु के द्वारा एक पदार्थ का स्राव किया जाता है जिसको फर्टिलाइजिंग पदार्थ बोलते हैं,
और उसको पहचानने के लिए शुक्राणु के पास पाया जाता है एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ। तो यहाँ पर अगर आपने अलग जाति के शुक्राणु को ट्रांसफर कर दिया तो उसके पास एंटी फर्टिलाइजिंग पदार्थ नहीं होगा और इन दोनों का निषेचन नहीं हो सकता। तो हर जाति का शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणु को पहचानने की क्षमता रखता है और इसी को क्या बोला जाता है, उसका कार्यात्मक क्षमता योग्यतार्जन बोलता है, यानी योग्यता प्राप्त करने की क्षमता योग्यतार्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम देखते हैं नेक्स्ट। शुक्राणु की गति करवाने में शुक्राणु की गति गर्भाशय की गर्भाशय के संकुचन तथा अंडवाहिनी की क्रमाकुंचन गति द्वारा भी होती है। ठीक है, शुक्राणु की जो गति होती है वो खुद की ऊर्जा के कारण तो होती है, उसके अलावा किसके कारण होती है, गर्भाशय के संकुचन के कारण और अंडवाहिनी की क्रमाकुंचन गति के द्वारा भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, शुक्राणु द्वारा अपनी जाति के अंडाणु को पहचानने की क्षमता योग्यतार्जन कहलाती है। अर्थात अलग अलग जाति के शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। नोट कीजिए पॉइंट्स।
तो ये हमारा पहला पॉइंट था निषेचन का, शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो डायग्राम बनाया है अंडाणु का, आपको मैंने बताया था कि अंडाणु के ऊपर दो प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। सबसे जो बाहर आवरण होता है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, और बिल्कुल जो अंडा से जो अंडाणु के झिल्ली के बाहर आवरण होता है उसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो बाहर सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेल्यूसिडा, फिर आती है अंडाशय की अंडाणु की झिल्ली। तो अब देखिए जो शुक्राणु है वो काफी संख्या में, लगभग 100 से 200 स्पर्म आए थे, वो सभी चारों तरफ इसके
घूम जाएंगे जो अंडाणु के, लेकिन इनमें से केवल एक स्पर्म ही है जो इन झिल्ली को क्या करेगा, भेद देगा। जो सबसे पहले इन दोनों आवरण को भेद कर अंदर जाएगा वही प्रवेश करेगा, उसके बाद दूसरे शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि अंडाशय के द्वारा फिर कुछ ऐसे रसायनों का निर्माण कर दिया जाता है जिसके कारण दूसरे शुक्राणु है वो इस अंडाशय के आवरण को भेद कर अंदर नहीं आ सकते। जो सबसे पहले शुक्राणु भेद कर अंदर प्रवेश करेगा बस उसी के द्वारा निषेचन की प्रक्रिया होगी, दूसरे इसको भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो आपको दिखाई दे रहा है बाकी सारे अंडाणु है, लेकिन सबसे पहले ये स्पर्म है वो भेद दिया है दोनों आवरणों को और ये अंदर की तरफ गति कर रहा है, बाकी जो स्पर्म है वो सभी बाहर की तरफ है। और अंडाणु के आपको बाहर दो जो आवरण दिखाई दे रहे हैं, कोरोना रेडिएटा और जोला पेल्यूसिडा, और उसके बाद आती है अंड झिल्ली और अंदर पाए जाते हैं गुणसूत्रों को अलग करने के लिए तर्कु तंतु जो अंडाणु के अंदर उपस्थित रहता है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी इस क्लास स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।